हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे म्यांमार और वहाँ पे प्रिवेलिंग सिचुएशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं म्यांमार के मैप से। अगर हम म्यांमार के मैप में देखें तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश। म्यांमार के नॉर्थ में एक कंट्री है जो कि है चाइना। और म्यांमार के अगर ईस्टर्न साइड में देखें तो कई कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है। तो ये म्यांमार की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और म्यांमार के साउथ में है अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। तो अगर हम बात करें म्यांमार की वो नेबरिंग कंट्रीज़ जो कि जिनका बॉर्डर म्यांमार के बॉर्डर से ज्वाइन होता है, सटा हुआ है, तो पहली कंट्री है बांग्लादेश, सेकंड इंडिया, थर्ड चाइना, फोर्थ लाओस एंड फिफ्थ है थाईलैंड। तो ऐसी टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो कि म्यांमार से सटी हुई हैं। और अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो दो हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। तो यानी कि म्यांमार लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसके एडजॉइनिंग 2 वाटर बॉडीज़ हैं। और इसके बाद अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो म्यांमार से एडजॉइनिंग स्टेट्स इंडिया के कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड, थर्ड मणिपुर एंड फोर्थ इज़ मिज़ोरम। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से सटे हुए हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनमें से कोई भी स्टेट इधर वाटर बॉडी से सटा हुआ नहीं है। मतलब ये सारे के सारे स्टेट्स लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं और ये बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं म्यांमार की बारे में थोड़ा। फर्स्टली म्यांमार की कैपिटल है ने पाई दो। और वहाँ का जो मेन रिलीजन है, जो सबसे ज़्यादा जिस रिलीजन के लोग वहाँ रहते हैं, वो है बुद्धिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पे, पर इनमें से वो ग्रुप जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अक्सर जिसके बारे में सुनने या पढ़ने को मिलता है, वो है वहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम्स। इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। अब देखते हैं म्यांमार की हिस्ट्री। तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश रूल से 1947 में, तो म्यांमार को 1948 में इंडिपेंडेंस मिला था। और ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, और 1962 से लेकर 2011 तक यहाँ पे जिस पार्टी का रूल था वो थी BSPP, यानी बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। और ये एक आर्मी रूल था, मतलब जो आर्मी पर्सन्स हैं वही उन्होंने ये पार्टी फॉर्म करी थी और वो ही इस कंट्री पे रूल करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1962 से लेकर 2011 तक बर्मा पे आर्मी रूल था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें म्यांमार के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है आंग सान सू की। और अक्सर ये न्यूज़ में रही हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये 1945 में इनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले अगर ये न्यूज़ में आई थी कभी या फेमस हुई तो हम कह सकते हैं 1988 में। उस समय म्यांमार में एक अपराइजिंग हुई थी जिसका नाम है 8888, क्योंकि ये 8 अगस्त 1988 में ये अपराइजिंग हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम 888 और 8 रखा गया। और इस अपराइजिंग में आंग सान सू की लीडरशिप में हम कह सकते हैं एक पार्टी फॉर्म हुई थी जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ से आंग सान सू का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है म्यांमार के अंदर। अब 1990 में इलेक्शन हुए, हालांकि वहाँ पे आर्मी रूल था, फिर भी वहाँ पे 1990 में इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शन को जीता किसने? अभी ये जो न्यूली फॉर्म्ड पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसने जीत लिया। पर इलेक्शन तो जीत लिया NLD ने, पर मिलिट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया पावर हैंड ओवर करने के लिए और यहाँ पे आंग सान सू की को डिटेन कर लिया गया इलेक्शन के जस्ट एक दिन पहले ही। तो ऐसे में आर्मी रूल वहाँ पे इलेक्शन के बावजूद बना रहा, क्योंकि आर्मी ने अपनी पावर छोड़ने से इनकार कर दिया और पावर को दूसरी पार्टी यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को देने से इनकार कर दिया। और उसकी जो मेन लीडर थी आंग सान सू की, उनको डिटेन कर लिया गया। अब हुआ क्या कि 1989 से लेकर 2010 में, यानी इस 21 सालों में 15 साल इन आंग सान सू की को हाउस अरेस्ट में रखा गया।
फिर 2010 में यहाँ पे मिलिट्री रिज़ाइम ने डिसाइड किया कि वो ट्रांजिशन करेंगे, यानी जो मिलिट्री रूल था उससे चेंज होकर इस कंट्री को डेमोक्रेसी कंट्री बनाया जाएगा, यानी यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल चलेगा। अब हुआ क्या कि 2010 में आंग सूची को और दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था या जिन्हें हाउस डिटेन किया गया था, उनको अब 2010 में छोड़ दिया गया, उनको रिलीज़ कर दिया गया और कंट्री को डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ाने की कोशिश की गई। अब 2011 में क्या हुआ, सिविलियन गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई वहाँ पे, और वहाँ पे जिस पार्टी का रूल हुआ 2011 में वो थी USDP, यानी कि यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। पर ये पार्टी भी, इसको भी बैकिंग मिली हुई थी मिलिट्री की, यानी कि एक तरह से अभी भी वहाँ पे मिलिट्री ही शासन कर रही थी, क्योंकि ये पार्टी हम कह सकते हैं कि मिलिट्री के अंडर ही काम कर रही थी। तो वहाँ पे नाम के लिए डेमोक्रेसी थी, पर रियल में मिलिट्री का ही शासन अभी भी म्यांमार में बना हुआ था। अब हम देखते हैं 2015 में फिर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी जो आंग सासू की पार्टी थी, वो वहाँ पे जीतती है और आंग सासू की को म्यांमार का स्टेट काउंसलर बना दिया जाता है। और ये पोस्ट पीएम के इक्विवेलेंट होती है, जो इंडिया में पीएम का पोस्ट है उसके इक्विवेलेंट म्यांमार में एक पोस्ट है स्टेट काउंसलर की पोस्ट। इसका रीज़न ये है कि आंग सासू की को म्यांमार का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए जो कंडीशंस हैं वो इसको ये फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। जैसे कि इनके हस्बैंड और जो हैं वो म्यांमार के नहीं हैं, तो किसी फॉरेन नेशन के स्पाउस होने की वजह से इनको म्यांमार का प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट किया जा सकता था, तो इसलिए उन्हें स्टेट काउंसलर बनाया गया। अब हुआ क्या, 2015 में मतलब बहुत ग्लोबली खुशी मनाई गई कि फाइनली म्यांमार में डेमोक्रेसी आ गई है और वहाँ पे मिलिट्री रूल को छोड़ते हुए म्यांमार ने डेमोक्रेसी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है और शायद अब ये कंट्री भी डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलकर खुशहाली मिलेगी इसको। पर हुआ क्या कि फिर इन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाने लग गया, किसको, आंग सान सू की को। और क्यों क्रिटिसिज्म मिला इन्हें, ये इश्यू था रोहिंग्या इश्यू। इस इश्यू पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया आंग सूची को। अब क्या था ये इश्यू, देखिए म्यांमार में काफ़ी सारे इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनमें से एक ग्रुप है रोहिंग्यास का, जिन्हें रोहिंग्या मुस्लिम कहते हैं। वहाँ पे एक प्रोविंस है राखिने प्रोविंस, और इस प्रोविंस में रोहिंग्याज अक्सर रहा करते हैं। तो इनके साथ वहाँ पे मतलब उन्हें मारा जाने लग गया, उनके साथ काफ़ी सारे एक्सप्लॉयटेशंस हुए, काफ़ी अत्याचार हुआ इनके खिलाफ़। और इस वजह से बहुत सारे रोहिंग्याज अपनी कंट्री को छोड़कर वहाँ से माइग्रेट करने लगे। बहुत सारे रोहिंग्याज बांग्लादेश में आए और बहुत सारे रोहिंग्याज इंडिया में भी आए। तो ये है रोहिंग्या इश्यू, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं म्यांमार की कंडीशन और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में। अब इन इश्यूज़ के बीच में 2020 में इलेक्शन होता है और वहाँ पे दोबारा से जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है वो पार्टी जीत जाती है। अब जब ये मतलब शपथ लेने ही वाली होते हैं, तभी वहाँ पे मिलिट्री इम्पोज्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, 1 साल के लिए वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है। और ये कहा जाता है मिलिट्री के द्वारा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीती तो है पर ये फ्रॉडुलेंट वे में जीती है, इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुआ है, और इसलिए म्यांमार में इमरजेंसी 1 साल के लिए इम्पोज कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा। यानी कि फ़िलहाल 1 फ़रवरी 2021 में ही ये कूप हुआ और वहाँ पे वापस से इन जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी उनके जो मेंबर हैं आंग सान सू की, इनको डिटेन कर लिया गया। और इस तरह से वहाँ जो हम खुश हो रहे थे कि ठीक है वहाँ पे फाइनली डेमोक्रेसी आई है, वापस से उस रूल को हम देख रहे हैं मिलिट्री रूल की तरफ बढ़ते हुए। अब ऐसे में अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रिएक्शंस है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई उसका अपोज कर रहा है। वो कंट्रीज़ जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कंट्रीज़ जैसे कि चाइना है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वो कहीं ना कहीं इसको बैक भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इंडिया का रोल है, वो इंडिया का रिएक्शन क्या है यहाँ पे, तो इंडिया ने कंसर्न दिखाया है, क्योंकि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी छीनी जाती है तो वहाँ के लोगों के राइट्स का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो ये कंसर्न की बात तो है ही, पर इंडिया साथ ही साथ म्यांमार से अपने रिश्ते ख़त्म कर ले
इस बात के लिए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री अपना शासन चला रही है, तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक वायबल ऑप्शन नहीं है। अगर हम म्यांमार से अपने रिश्ते कट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं म्यांमार चाइना की तरफ टिल्ट होगा, और फिर हमारी कंट्री में मतलब हमारे आसपास के जितने भी नेबर्स हैं वहाँ पे चाइना का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा कदम होगा। तो इसीलिए इंडिया को पूरी तरह से यहाँ से अपने आप को कट ऑफ नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे प्रयास किए जाने चाहिए कि मिलिट्री रूल ख़त्म हो और डेमोक्रेसी वहाँ पर वापस आए। तो ये इंडिया का रिएक्शन या हम कह सकते हैं वे है आगे। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया का रिलेशन म्यांमार के साथ और इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं म्यांमार में, क्यों इंडिया को म्यांमार से रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये देखते हैं। तो पहला है सिक्योरिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब देखिए, हमने देखे थे कि हमारे 4 स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से पूरी तरह से टच हैं, और उसके बगल वाले कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे म्यांमार से वो पूरी तरह से टच तो नहीं है पर इन्फ्लुएंस वहाँ का आता है। तो अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ की सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए हमें म्यांमार के साथ रिश्ते अच्छे करने होंगे। और उसका क्या रीज़न है, हम जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कई जगह पे इंसर्जेंसी होती रहती है, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं जो इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमस रीजन्स की डिमांड करते रहते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे देखिए पढ़ते हैं इसे, मिलिटेंट ग्रुप लाइक UNLF यानी कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड UNDFB यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये अक्सर इसके मेंबर्स जो हैं वो पहले तो यहाँ पे तबाही करते हैं इन स्टेट्स में, और उसके बाद वो म्यांमार में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि इंडिया और म्यांमार के जो बीच का जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि टाइट नहीं है। वहाँ पे कुछ पोरस पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये माइग्रेट करते रहते हैं, और वो बनाया गया है ऐसा क्योंकि इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके रिलेटिव्स इंडिया में हैं और वो खुद म्यांमार में रह रहे हैं, या फिर वो खुद इंडिया में रह रहे हैं, उनके रिलेटिव म्यांमार में हैं। तो आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास का रीजन ऐसा है जहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स हैं जो इंडिया में पहले कुछ करेंगे, तबाही मचाएंगे और वो म्यांमार में जाके छुप जाएंगे। तो ऐसे में अगर म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो इन ग्रुप्स को टैकल करना, हैंडल करना और नॉर्थ ईस्ट में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हमें म्यांमार का साथ मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है, तभी हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ पे पीस हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है म्यांमार का हमारे लिए इंट्रेंस या इम्पोर्टेंस। सेकेंड हम देखते हैं रोहिंग्या इश्यू। तो इंडिया कमिटेड है कि सेफ़ और स्पीडी रिटर्न किया जाए रोहिंग्यास को उनकी कंट्री म्यांमार में। अगर म्यांमार में वहाँ पे रोहिंग्यास को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है, उनकी किलिंग होती रही और अभी भी वो कंटिन्यू है, ऐसे में रोहिंग्या को वापस उनके कंट्री में भेज देना और उनको उनके हालात पे छोड़ देना या उन्हें मरने के लिए वहाँ पे छोड़ देना, ये किसी भी एक कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए या एक अच्छी कंट्री के लिए ये एक अच्छा स्टेप नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में हम तब तक रोहिंग्या को वापस नहीं भेज सकते हैं जब तक म्यांमार में रोहिंग्यास को अच्छी तरीके से ना रखा जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे बंद ना हो। तो ऐसे में जब तक वहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी तो हम रोहिंग्या को नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे में इंडिया ने म्यांमार के साथ मिलकर वहाँ पे राखिने स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है, जहाँ पे जो राखिने प्रोविंस है म्यांमार की उसको डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेशनल सेंटर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम जाकर रह सकते हैं और अपने जीवन को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं और इस तरीके से इनकी जो हालत है वहाँ पे सुधरेगी। तो पहले इंडिया इस इलाके को डेवलप कर रहा है और उसके बाद इन रोहिंग्यास को वापस उनके स्टेट में भेजा जा सकता है। सेकंड, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लंबे समय से इंडिया ने म्यांमार में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की है और हम इसको कह सकते हैं 1.2 बिलियन यूएस डॉलर के करीब इंडिया की इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। सेकेंड, अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे भी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, तो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी इंडिया और म्यांमार के रिश्ते अच्छे होना ज़रूरी है।
फिर इसके बाद हम आगे के इश्यूज़ देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। तो आप यहाँ देखेंगे कि इंडिया एंड म्यांमार के बीच में देखिए, सबसे पहले हमारा इश्यू क्या है कि अगर इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचना है यहाँ पे, तो इंडिया को इस छोटे से पार्ट के थ्रू इतना ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंचना पड़ता है, और ये काफ़ी लंबा रास्ता है, और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसको हम चिकन नेक कहते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस भी पड़ता है। तो हम चाहते थे कि एक ऑल्टरनेटिव तरीका हो जिससे हम कम समय में कम एनर्जी को ख़त्म करते हुए हमारे इस रीजन में पहुंच सके। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने की बात की गई जिसका नाम है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसके थ्रू ये देखिए यहाँ पे कोलकाता है, और इस हुगली रिवर के थ्रू सामान यहाँ आएगा, फिर बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए यहाँ पे म्यांमार का एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं सितवे पोर्ट, उसके थ्रू यहाँ पे माल उतारा जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे रास्तों के थ्रू मतलब लैंड के थ्रू इंडिया का जो सामान है वो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहुँचाया जा सकता है, और उसके बाद यहाँ से फिर अलग अलग जहाँ पे भी जाना है उस सामान को पहुँचाया जा सकता है। तो इससे हमारी जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो बचेगा, हमें लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और एक ऑल्टरनेटिव रूट भी हमें मिल जाता है इन केस मान लो इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश होते हैं और चाइना इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो उस केस में भी हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहुंच पाएंगे इस रास्ते के थ्रू। तो ये हमारे लिए जो प्रोजेक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो म्यांमार है, म्यांमार के बाद जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसको हम कहते हैं आसियान कंट्रीज़, तो म्यांमार एक गेटवे प्रोवाइड करता है हमें उन कंट्रीज़ तक पहुंचने के लिए, एक्सेस प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये गेटवे है ईस्ट को पहुंचने के लिए, जैसे हमारी पॉलिसीज़ रही हैं लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, तो उसमें म्यांमार एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है इंडिया के लिए। और अभी फ़िलहाल सिटवे प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने की बात की जा रही है, मतलब ये ऑलमोस्ट शुरू हो ही जाएगा जल्दी से जल्दी। तो ऐसे में ये जो हमारा रूट है और इंडिया म्यांमार के बीच के रिलेशंस है हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसी हालात में जो वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो इंडिया को चाहिए कि वो म्यांमार को असिस्टेंट प्रोवाइड करे, जिससे कि वहाँ पे जो ये स्टेलमेट है फ़िलहाल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके और वापस से डेमोक्रेसी म्यांमार में लाई जा सके, और वहाँ के लोगों को उनका जो वहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जो फाइट हो रही है, जो कूप हुआ है, तो इस जो भी वहाँ पे टशल है, जो स्टेलमेट है, उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया जो भी कर सकता है इंडिया को करनी चाहिए। पर म्यांमार से रिश्ते ख़त्म कर लेना कभी भी एक वायबल ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इशू, म्यांमार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और इंडिया का वहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, और म्यांमार इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्योंकि ये फ़िलहाल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ पे, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।